कोशिश कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं हम उसके बगैर जीने की। कोशिश कर रहे हैं हम बगैर उसके जीने की। अगर जी गए तो इतिहास बन जाएगा, अगर जी गए तो इतिहास बन जाएगा, और मर गए तो लाश। तेरे इश्क ने दिया सुकून इतना कि, तेरे इश्क ने दिया सुकून इतना कि तेरे बाद कोई अच्छा ना लगे। तेरे इश्क ने दिया सुकून इतना कि तेरे बाद कोई अच्छा ना लगे। तुझे करनी है बेवफाई तो इस अदा से कर कि, तुझे करनी है बेवफाई तो इस अदा से कर कि तेरे बाद कोई बेवफा न मिले। बेवफाई, बेवफाई उसके दिल से मिटा के आया हूं, बेवफाई उसके दिल से मिटा कर आया हूं, खत भी उसके पानी में बहा कर आया हूं। कोई पढ़ न ले उस बेवफा की यादों को, इसलिए पानी में भी आग लगा कर आया हूं। तेरी तो फितरत थी, तेरी तो फितरत थी सबसे मोहब्बत करने की, तेरी तो फितरत थी सबसे मोहब्बत करने की। हम बेवजह खुद को खुशनसीब समझने लगे। इतने जख्म खाए हुए हैं, इतने जख्म खाए हुए हैं कि अब इश्क भी होता नहीं। डर लगता है इस जमाने में, डर लगता है इस जमाने में, कहीं सब बेवफा तो नहीं। वो मिली भी तो क्या मिली, वो मिली भी तो क्या मिली, बन के बेवफा मिली। इतने तो मेरे गुनाह ना थे, इतने तो मेरे गुनाह ना थे, जितनी मुझे सजा मिली। दिल के दरिया में धड़कन की कश्ती है, दिल की दरिया में धड़कन की कश्ती है, ख्वाबों की दुनिया में यादों की बस्ती है। मोहब्बत के बाजार में चाहत का सौदा है, मोहब्बत के बाजार में चाहत का सौदा है, वफा की कीमत से तो बेवफाई सस्ती है। कोशिश कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं हम उसके बगैर जीने की। अगर जी गए तो इतिहास बन जाएगा, और मर गए तो लाश। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए 12वीं कक्षा बीएससीपी का जो 100 मार्क्स का इंग्लिश है उसका स्टार्ट करते हैं आज। आगे का पार्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके लेखक का नाम है महात्मा गांधी। दूसरी बात याद रखिएगा कि यह जो है एक प्रकार का स्पीच है। कौन चीज है? स्पीच है। स्पीच मतलब भाषण है, जो कौन दिए हैं? महात्मा गांधी ने दिए। देखिएगा, अभी तक आपने जाना कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 1869 और डेथ कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948, सही ना। उसके बाद आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में देखा कि दुनिया में बहुत सारे सभ्यता आई और बहुत सारी सभ्यता चली गई, लेकिन एक सभ्यता जीवित रही, उसका नाम था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। करेक्ट है। उसके बाद आपने ये भी देखा कि इजिप्ट, जो मिस्र है आपका, नहीं, वहां पे जो राजा होते थे जिसको फराव कहा जाता था ना। तो आइए देखते हैं, फैरो कहते हैं उसको, फिरोज नहीं बोलते, फैरो बोलते हैं। तो आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और पैराग्राफ 21 देखते हैं। शुरू करें, बुक खुली हुई है। तो आइए 21 नंबर पैराग्राफ। आज हम लोग का जो क्लास होगा वह शायद ये बुक का लास्ट चैप्टर का डिस्कशन होगा, और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव की ओर आएंगे। तो आज की चर्चा जो होगी आपका पैराग्राफ वह 21 से लेकर 24 तक होगा, और उसके बाद अगले वाले पार्ट में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आना शुरू होगा। करें शुरुआत? चलिए तो शुरुआत करें। अभी सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग कौन से महादेश में रहते हैं? एशिया। और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो कौन सी सभ्यता में होगी? यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोप में होगा, नहीं वेस्टर्न जिसको बोलते हैं पश्चिमी। तो आइए शुरुआत करिए 21 नंबर। यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. क्या लिखा है सुनिएगा। लिखा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट
नो डाउट माने कोई शक नहीं, नो डाउट कोई शक नहीं है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोप की जो सभ्यता है, सुइटेड फॉर द यूरोपियंस, वह किसके लिए? यूरोपियों के लिए अनुकूल है। सुइटेड माने क्या होता है? अनुकूल होना, उसके अनुरूप होना। फिर से सुनिएगा, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, नो डाउट कोई संदेह नहीं है, यूरोपियन सभ्यता सुइटेड, सुइटेड का मतलब अनुकूल है, फॉर यूरोपियंस, यूरोपियों के लिए। किसके लिए? यूरोपियों के लिए। बट लेकिन इट विल मीन, इसका अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा? रूइन फॉर इंडिया, भारत के लिए कैसा होगा? रूइन होगा। रूइन का मतलब विनाशकारी होगा। रूइन का मतलब क्या होता है? विनाशकारी होगा। किसके लिए? फॉर इंडिया, भारत के लिए। इफ वी इंडीवर टू कॉपी इट, अगर हम इसे क्या करते हैं? इंडीवर टू कॉपी इट, कॉपी का मतलब नकल करना और इंडीवर का मतलब होता है प्रयास करना। कोई दिक्कत है किसी को? क्या कहा सुनिए एक बार फिर से। लिखा है कि कोई संदेह नहीं है कि यूरोपियों के लिए अनुकूल है यूरोपियन सभ्यता, नहीं, लेकिन भारत के लिए कैसा होगा? रूइन होगा। रूइन का मतलब विनाशकारी होगा, उसको नष्ट कर देने वाला होगा, नहीं। और बट लेकिन अगर इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ बी इंडिवर टू कॉपी इट, लेकिन कब विनाशकारी होगा? जब हम लोग उसका कॉपी करेंगे। कॉपी का मतलब नकल करेंगे। किसकी नकल करेंगे? और इंडीवर, इंडीवर मीन्स प्रयास। अगर हम नकल करने का प्रयास करेंगे तो यह भारत के लिए क्या होगा? विनाशकारी होगा। हम मानते हैं कि यूरोप की सभ्यता यूरोप के लिए क्या है? अच्छी है, लेकिन वह हमारे लिए अच्छी नहीं है। आगे बढ़े। दिस इज नॉट टू से दैट, दिस इज नॉट टू से दैट, से माने कहना। कहता है कि दिस इज नॉट टू से दैट, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज नॉट टू से दैट, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। बी मे नॉट अडॉप्ट, बी मे नॉट अडॉप्ट, हमें नहीं अपनाना या हमने नहीं अपनाया। बी नॉट, बी मे नॉट अडॉप्ट, हमने नहीं अपनाया। एंड एसिमिलेट वट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस। क्या कहा है कि बी मे नॉट अडॉप्ट, हमने नहीं अपनाया, एंड एसिमिलेट, और पचाया। एसिमिलेट का मतलब होता है उसको पचाना। पचाना मतलब हमने उसे अपनाया भी और उसे पचाया। पचाया मतलब उसको अपने अंदर लाया भी। वट एवर मे बी गुड, वट एवर माने जो कुछ भी, मे बी गुड जो अच्छा था, एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, और एसिमिलेशन मतलब पचाने लायक था। कहता है कि हमारे लिए जो पचाने लायक था हमने उसे क्या किया? पचाया। और जो हमारे लिए अपनाने लायक था उसे हमने क्या किया? अपनाया। करेक्ट है? आगे बढ़ जाए। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, इट डज नॉट, लिखा है कि जैसे इट डज नॉट ऑल्सो मीन, क्या अर्थ है इसका? लिखा है कि इट डज नॉट ऑल्सो मीन, इसका यह मतलब नहीं, even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it. सुनिएगा एक लाइन से, लिखा है कि as it does not also mean, और इसका मतलब ये भी नहीं है, it does not also mean। अरे बच्चा, अरे पढ़ाई चल रहा तो आगे पीछे क्या कर रहे हैं? आगे खाली आगे आ जाइए। as it does not also mean, कहता है कि इसका मतलब ये भी नहीं है that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। क्या लिखा है सुनेगा। लिखा है कि कितना डिस्टर्ब करते हो तुम लोग। जब आप लोग आते हो तो आराम से जहां जगह मिले आराम से बैठो, और दूसरी बात जो बैठे हो वो सब डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि तुम लोग एक तो लेट से आते हो, 20 मिनट तुम्हारा चला गया और कहो कि इंग्लिश सीखेंगे। मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूं कि आपकी अंग्रेजी ठीक हो जाएगी, और पता तब चलेगा जब तुम लोगों का क्रॉस लगता है। टाइम से आइए, 6:30 बजे आइए। मेरा क्लास टाइम से लगती है, बहुत होता है 40 से लगती है, ठीक है। और क्लास करिए, माँ बाप का पैसा ठगने का काम नहीं कीजिए, ठीक है। 500 रुपये देते हो, 500 का वैल्यू समझो, क्योंकि मैं तो अपना ड्यूटी करके चला जाऊँगा, मुझे कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है, याद रखना है सब, ठीक है। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ऐसे ही पढ़ाते रहूँगा। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, धरती कभी खाली रहती है क्या? अभी इतने हो वहां तक चला जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा, एकदम सो फुल।
आ जाओ, इसलिए जब आते हो शांति से पढ़ो। यूट्यूब वाले भी सोचेंगे क्या बोल रहे हैं सर। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, कहता है इसका मतलब ये भी नहीं कि दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पाथ विद वट एवर ईविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। क्या करा है कि इसका यह भी मतलब नहीं है कि यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पाथ, कि यूरोपियों में पनपाई ही नहीं। मतलब क्या समझेगा, वट एवर ईविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, जो कुछ बुराइयां यूरोपियों में पनपी है उसका जिम्मेदार वो नहीं होगा। अब ये भी बात नहीं कर रहे लेखक महात्मा गांधी कि ऐसी बात नहीं है कि यूरोपियों के साथ जो बुराइयां हैं वह जो है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं, वो जिम्मेदार है। क्रेप्ट इनटू का मतलब समझिएगा, पनपाई है, पनपाई माने बढ़ाना, बढ़ाना माने उसको अपना के आगे बढ़ाना नहीं। तो वही कह रहा है कि इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ जो कुछ बुराई यूरोपियों में पनपी है या बढ़ी है उसका जिम्मेदार वो नहीं होगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा, यूरोपियन होगा। और कौन होगा? अच्छा 22 पर 22 देखिएगा, द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल। इंसेसेंट सर्च, इंसेसेंट का मतलब क्या होता है, निरंतर। इंसेसेंट माने क्या होता है, निरंतर। सर्च माने खोज, फॉर मटेरियल, मटेरियल का मतलब क्या होता है, भोग विलास की वस्तु, कंफर्ट्स आराम की वस्तु, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन माने वृद्धि, सच जैसा या ऐसा, इविल बुराई, एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट, और मुझे बोलने पर विश्वास कर देती है कि, विवश कर देती है नहीं, बोल्ड टू से, बोल्ड टू से का मतलब होता है विवश कर देना, बोल्ड टू से विवश कर देना। फिर से सुनिएगा, द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल, इंसेसेंट यानी निरंतर भोग विलास की खोज, मटेरियल कंफर्ट्स भोग विलास की खोज, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन और इसमें लगातार वृद्धि, इज सच एन इविल एक ऐसी बुराई है, एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट और मुझे बोलने पर विवश कर देती है, मजबूर कर देती है कि द यूरोपियंस देमसेल्व्स, the Europeans themselves will have to remodel their outlook। ये क्या समझेगा, लिखे है कि यूरोपियंस themselves, यूरोपियों को themselves खुद have to remodel, क्या करना चाहिए, रीमॉडल मतलब फिर से तैयार करना चाहिए, their outlook, outlook मतलब अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया, अपना देखने का एक सोच। यानी रिमॉडल का मतलब होगा तैयार करना, आउटलुक का मतलब होगा दृष्टिकोण। इफ दे आर नॉट पेरिस अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट टू बीच दे बिकमिंग स्लेव्स। क्या कहा है, आगे बढ़ाते बताते हैं, इफ दे आर नॉट टू पेरिस, यदि वे आराम के भार के नीचे, पेरिस माने होता है नाश, अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट नहीं, कहते हैं कि यदि वे आराम के भार के नीचे नाश नहीं होना चाहते हैं, दे आर बिकमिंग स्लेव्स, जिसके वे गुलाम बन रहे हैं। इट मे बी दैट मे रीडिंग इज रॉन्ग, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लेज इज टू कोट सर्टेन डेथ। कोट सर्टेन डेथ का अर्थ होता है घातक साबित होना। सुनिएगा, इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, कहता कि हो सकता है, इट में भी मतलब हो सकता है। क्या हो सकता है, माई रीडिंग इज रॉन्ग, मेरी अध्ययन गलत हो। कहता कि ये भी हो सकता है, गांधी जी कहते हैं कि हो सकता है कि मैं यूरोपियन के बारे में जो धारणा बना रखा हूं, जो पढ़ा हूं, वह मेरी क्या हो जाए, गलत हो। इट में भी हो सकता है दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, मेरी अध्ययन गलत हो। रॉन्ग माने गलत और रीडिंग माने अध्ययन, बट लेकिन आई नो दैट, लेकिन मुझे पता है, दैट फॉर इंडिया, किसके लिए, भारत के लिए, रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस, गोल्डन फ्लीस के पीछे भागना। गोल्डन फ्लीस का मतलब क्या होता है, कहता है कि गोल्डन रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस यानी गोल्डन फ्लीस के पीछे भागना, इज टू कोट सर्टेन डेथ, क्या हो सकता है, घातक साबित हो सकता है। नहीं, कोट सर्टेन डेथ मतलब घातक साबित हो सकता है। इसलिए कहते हैं गांधी जी कि हमें यूरोपियन सभ्यता के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें जो अच्छा है उसको अपनाएंगे, लेकिन बुराई है उसको हम लोग तो उल्टा करते हैं, उसकी बुराई को ले लेते हैं और अच्छाई को छोड़ देते हैं। तो आइए नेक्स्ट है 23 नंबर पैराग्राफ आपका, सॉरी और है ना इसमें, लेट अस इनग्रेव, लिखा है कि लेट अस, आइए हम, इनग्रेव ऑन आउट हार्ट्स द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग।
लेट अस इनग्रेव, आइए हम अपने दिलों पर, आवर हार्ट्स माने अपने दिलों पर, द मोटो ऑफ, एक सिद्धांत, मोटो माने क्या होता है, सिद्धांत, ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, फिर वेस्टर्न फिलोसफर माने क्या होता है, एक पश्चिमी दार्शनिक। फिर से सुनिएगा, लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, आइए हम अपने दिलों पर पश्चिमी दार्शनिक के सिद्धांत के आदर्श वाक्य, कौन सा वाक्य है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। नहीं है, उधर से ले आइए, उस क्लास से ले आओ, बैठो ना, क्या कर रहा है, लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, आइए हम अपने दिलों पर पश्चिमी दार्शनिकों के सिद्धांत के आदर्श वाक्य जो है, फिलोसफर माने होता है दार्शनिक, वेस्टर्न माने पश्चिमी, मोटो माने होता है कौन चीज, सिद्धांत, आवर हार्ट्स माने अपने हृदय, और इनग्रेव का मतलब होता है कौन चीज, एक बार फिर से देखिएगा पहले, लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, आइए हम अपने दिलों पर एक पश्चिमी दार्शनिक के सिद्धांत के आदर्श वाक्य जो है कौन सा, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च सोच। इनग्रेव का मतलब होता है अंकित कर लेना, अंकित कर मतलब अपने आप पर छाप लेना, अपने अंदर समाहित कर लेना, ठीक है। टुडे याद रखिएगा, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उच्च विचार सादा जीवन, सादा जीवन और उच्च विचार, इसको क्या कर ले, अंकित कर ले, इसी पर हम लोग को जिंदगी जीना है। टुडे इट इज सर्टेन दैट, कहता कि आज यह निश्चित है, द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, मिलियंस लाखों के पास क्या नहीं है, हाई लिविंग उच्च जीवन नहीं, नहीं, फिर से सुनिएगा, टुडे आज इट इज सर्टेन दैट, यह निश्चित है, दैट की द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, लाखों लोगों को उच्च जीवन नहीं मिल सकता है, कैन नॉट माने सकना, नहीं मिल सकता, क्या मिल सकता है, सभी को क्या उच्च जीवन मिल सकता है, एंड बी द फ्यू हु प्रोफेस टू द थिंकिंग फॉर द मासेस रन द रिस्क इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, कहता कि एंड वी द फ्यू, और हम में से, नहीं, हम में से फ्यू माने कुछ, हु जो प्रोफेस टू द थिंकिंग फॉर द मासेज, मासेज माने होता है जनता के लिए, एक भीड़ के लिए, कहता है कि और हम में से जो कोई जनता के लिए सोचने का जोखिम उठाता है, रन द रिस्क, रिस्क माने क्या होता है, रिस्क माने होता है जोखिम उठाना, इन ए वेन माने बेकार, सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, उच्च रहन सहन में रहने के बाद उच्च विचार को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, यानी कहते हैं कि उच्च रहन सहन में रहने के बाद भी उच्च विचार को खो देते हैं, जबकि कैसा होना चाहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हमें सादा जीवन और उच्च विचार होना चाहिए, लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि उच्च रहन सहन में रहने के कारण हम लोग उच्च विचार को खो देते हैं, रहन सहन तो उच्च हो जाती है लेकिन हमारी जो विचार होते हैं वो गिर जाती है। तो आइए अगला पैराग्राफ कितना है, 23, सिविलाइजेशन सभ्यता इन द रियल सेंस, वास्तविक, फिर से सुने, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, सभ्यता जो है वास्तविक अर्थ में, कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, क्या कहती है कि वास्तव में कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, यानी बहुगुना, मल्टीप्लिकेशन में बहुगुना यानी कई गुना, ठीक है, कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, वह बढ़ावा देता नहीं है, बट इन द डेलिबरेट, लेकिन जानबूझकर, एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, नहीं, देखिए यहां पे एक इस लाइन को फिर से समझने का प्रयास कीजिए, सिविलाइजेशन सभ्यता इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, अगर वास्तविक अर्थ में देखा जाए, कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, असल में बहुलीकरण में नहीं है, बहुलीकरण मतलब बहुत ज्यादा बढ़ाने में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, बट इन द डेलिबरेट अनवॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, क्या है,
डेलिबरेट, यह जानबूझकर, वॉलेंट्री, जो आपका, वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वैच्छिता, स्वैच्छिता मतलब आपके जो मन से चलती है, नहीं, रेस्ट्रिक्शन, उस पर कौन चीज है, रोक लगाना है, ऑफ वांट्स, कौन चीज पर, आपकी जरूरतों पे। यानी सभ्यता असल में बहुलीकरण में नहीं है, अपने मल्टीप्लिकेशन, अपने सुख सुविधा को बढ़ाने में नहीं है, बल्कि स्वैच्छिता, जो आपके अंदर की इच्छाएं हैं या जो जरूरत है, उस पर क्या है, लगाम लगाने का नाम है। उस पर लगाम लगाइए, अपनी इच्छाओं को क्या करिए, कुछ देर के लिए रोकिए। दिस अलोन इंक्रीजेज, दिस, यह अलोन, अकेले, इंक्रीजेज, बढ़ावा देता है, एंड प्रमोट्स, आगे बढ़ाता है, कंटेम्पटमेंट, नहीं, रियल हैप्पीनेस, वास्तविक सुख, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और सेवा की क्षमता को बढ़ाने में। फिर से सुनिएगा, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष, संतोष मतलब मन की इच्छा में जो अपना क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, संतोष माने क्या होता है, अपनी इच्छाओं को थोड़ा दबा देना, किसी भी चीज में खुश रहना, दूसरे की चीजों पर लालच नहीं करना। तो वही बोल रहे हैं कि दिस अलोन, यह अकेला, इंक्रीजेज, बढ़ावा देता है, एंड प्रमोट्स, क्या करता है, कंटेंटमेंट, संतोष, रियल हैप्पीनेस, वास्तविक सुख, एंड कैपेसिटी, क्षमता, फॉर सर्विस, सेवा के लिए। यानी यह अकेले संतोष, वास्तविक सुख और सेवा की क्षमता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। आ जाए लास्ट में। तो अब हम लोग एक बार पहुंचते हैं 23 के बाद कहाँ पे, और लास्ट है। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर क्या हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज शुरू होगा, जिसमें हम देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। जो लगातार क्लास किए होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो क्लास नहीं किए होंगे उनको जिंदगी भर तड़पाएगी नहीं। आइए 24 लास्ट है, भगवान श्री राम के नाम लेकर अंत करते हैं। शुरू करें, छोटी सी लाइन है, A certain degree of physical harmony, a certain degree of physical harmony, कुछ हद तक फिजिकल, शारीरिक हार्मनी, हार्मनी का मतलब सद्भाव, मेल मिलाप, एंड कंफर्ट, और आराम, इज नेसेसरी, आवश्यक है। कितना अच्छा लाइन कहते हैं कि कुछ हद तक शारीरिक सद्भाव और आराम आवश्यक है। ऐसा नहीं कहता हूं मैं कि बिल्कुल तुम आराम नहीं करो, आराम जरूरी है, लेकिन कुछ हद तक। But above a certain level it becomes a hindrance instead of a help. But above a certain, पर उसके बाद it becomes a hindrance instead of help. Instead का मतलब के बदले, या of help, मदद के बदले क्या हो जाता है, becomes a hindrance, एक बाधा बन जाती है। hindrance माने रुकावट, hindrance माने बाधा। कहते हैं कुछ हद तक शारीरिक सद्भाव और आराम आवश्यक है, पर उसके बाद अगर ज्यादा यह मदद है बजाय एक बाधा बन जाती है। अगर कुछ हद तक मदद लेते हो तो ठीक है, शारीरिक सुख लेते हो तो ठीक है, लेकिन अगर उसको बढ़ावा देते हो तो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, घातक बन जाएगा, बाधा बन जाएगा, हिंड्रेंस हो जाएगा। देयरफॉर, इसीलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare. Delusion का मतलब होता है भ्रम, snare का मतलब होता है जाल। Therefore, इसलिए the ideal of creating an unlimited number of wants, क्या कहा है, the ideal of, ideal का मतलब क्या होता है, आदर्श, of creating, creating माने क्या होता है, निर्माण करना, unlimited number of wants, अनंत इच्छा को पालना। इसलिए अनंत इच्छा को पालना, क्रिएटिंग माने पालना भी हो सकता है, एंड सेटिस्फाइंग देम, और उसको संतुष्ट करना, सीम टू बी डिल्यूजन, कैसा प्रतीत होता है, डिल्यूजन, भ्रम, और एस्नेयर, जाल जैसा लगता है। कैसा लगता है, जाल जैसा लगता है। और है क्या, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट लाइन है, बुक दीजिएगा, अधूरा छापा है।
द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, कहता है कि फिजिकल नीड्स हमारे शारीरिक जरूरतों को संतुष्ट करना, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, और इवन यहां तक कि इंटेलेक्चुअल नीड्स जो आपकी बौद्धिक जरूरत है, बौद्धिक मतलब जो सोचने की, जो समझने की, जो तर्क करने की, ऑफ वंस नैरो आपके एक संकीर्ण खुद से, मस्ट मीट एट ए सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप, कहां पे रुकती है? एक डेड स्टॉप पे रुकती है, जहां पे तुम्हारी जिंदगी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। बिफोर इट डिजेनरेट इनटू फिजिकल, कहता है कि आप शारीरिक को जो उत्पन्न करते हैं उससे पहले एंड इंटेलेक्चुअल लिखा है वॉल्यूपिट्यूसनेस, अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, एक मनुष्य को अवश्य अरेंज करना चाहिए, व्यवस्था कर लेना चाहिए, हिज फिजिकल अपने शारीरिक एंड कल्चरल सांस्कृतिक सर्कमस्टांसेस परिस्थितियां, सो दैट इसीलिए दे ताकि, सो दैट माने ताकि, दे डोंट हिंडर हिम इन हिज सर्विस, ताकि उसको क्या करना ना पड़े? बाधा न उत्पन्न करना पड़े, सर्विस ऑफ ह्यूमनिटी, किसके प्रति? मानवता के प्रति, ऑन बीच ऑल हिज एनर्जी, जिससे उनकी सारी जो ऊर्जा है शुड बी कंसंट्रेटेड, सारी ऊर्जा क्या हो जाना चाहिए? कंसंट्रेट, केंद्रित हो जाना चाहिए। और इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वह क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मैं आशा करता हूं कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पार्ट 1 से लेकर टोटल पार्ट्स देखें, और जिसमें पैराग्राफ 1 से लेकर पैराग्राफ 24 तक पूरी तरह पढ़ा दिया गया है, और एक एक लाइन समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में नहीं हो। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में। कौन से एग्जाम में? BSEB का जो एग्जाम होता है 12th का 100 मार्क्स का, और यही से आपकी जिंदगी बनेगी या आपकी जिंदगी जाएगी नहीं। अगर क्लास 12th का इंग्लिश अच्छा से पढ़ लोगे तो फिर कंपटीशन का इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहीं देर ना हो जाए, इसीलिए क्या करो, पहले ही तैयार हो जाओ। नहीं तो अगर आप तैयार हैं घर पे पढ़ने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तैयार नहीं है तो बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आना शुरू होगी। अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त ना, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो सिर्फ टेलर देखे हो, पिक्चर तो अभी बाकी है। नहीं अभी फर्स्ट चैप्टर है, एक से बढ़कर एक चैप्टर आएंगे इसमें नहीं, और सारा जब पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को इन करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक कविता, बहुत ही बेहतरीन कविता, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक बेहतरीन। तो शुरुआत करते हैं। तो आज का क्लास यही तक आप लोगों का ना यूट्यूब वाले का, ठीक है। और फिर हम लोग मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।